कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रका में संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली बार हमने संस्कृत शिक्षण की नवीनतम विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी चल रही है उसकी। और उसी के अंतर्गत आज हम संस्कृत शिक्षण के उपागम जो हैं, उसके अंदर हम दूसरा उपागम हम देख रहे हैं। जो भाषा शिक्षण के अंदर आता है उसमें वो आता है एक हमारा संप्रेषण उपागम। संप्रेषण उपागम, ये संप्रेषण कौशल भी है। ये आपने पढ़ा है, संप्रेषण क्या होता है, कैसे होता है, ये आपने शैक्षिक तकनीकी के अंदर भी पढ़ा होगा। आपका भी संप्रेषण कौशल ही बहुत सारे पेपर्स में, आपके कॉम बीएड के पेपर्स में बहुत सारी चीजें आता है, ये संप्रेषण वाला, है ना। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ ही है, लगभग लगभग सारी चीजें पढ़ी हुई है इसमें। लेकिन संप्रेषण उपागम जो है, इसके अंदर हम शब्दों को देखें, पहले संप्रेषण शब्दों को देखें तो सम प्लस प्र और प्लस इश, इन तीन चीजों से मिलकर के संप्रेषण शब्द बना है, जिसका के अर्थ होता है प्रेषित करना या भेजना। अब किसको प्रेषित करना और किसको भेजना? हमारे भावों को, हमारे विचारों को, हमारे कल्पनाओं को आदान प्रदान करने का जो माध्यम है वो है संप्रेषण, है ना। कि मन में क्या, तो कुछ भी विचार आ रहा है, कुछ भी चीज आ रही है, उसको मैंने अभिव्यक्त करने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए मैंने जो भी मार्ग चुना, चाहे वो बोल करके, चाहे वो लिख करके, किसी को सूचना देना, कोई जानकारी देना, है ना, तो किसी और तक पहुंचाना, ये जो बात कही जा रही है संप्रेषण है ना। तो ये संप्रेषण यानी कि किसी को भेजना, किसी को प्रेषित करना। किसको भेजना? हमारे विचारों को, हमारी कल्पनाओं को अ, भेजना, जो हमारे भावों को कहाँ तक पहुंचाना, ये जो है वो संप्रेषण होता है। अब संप्रेषण के अंदर जो है ना, वो लीडियर नाम के जो एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने बताया इसके जो संप्रेषण होता है वो निम्नलिखित कार्य करता है। सबसे पहले काम क्या करता है वो, उसका सबसे पहला काम होता है संप्रेषण के अंदर सूचनाएं प्रदान करना। जो भी जानकारी है, जो भी सूचना है, वो किसी को सूचना देने का काम संप्रेषण करता है। उसके अंदर निर्देश देना, है ना, किसी को निर्देश देना है या आदेश देना है। सूचना के अंदर क्या जाता है कि आपको ये काम करना है, आप ये काम करें, या आप इसको इस तरह से कर लें जो काम कहा गया है ना। तो निर्देश देना या आदेश देना। फिर जो भी काम कहा जा रहा है उसके प्रति विश्वास भी उत्पन्न करना कि हाँ भाई हो जाएगा, आप कर लेंगे इस चीज को, ये काम हो जाएगा, परस्पर विश्वास उत्पन्न करना एक दूसरे के प्रति। फिर आता है समन्वय स्थापित करना, क्योंकि आप कोई भी संप्रेषण के माध्यम से कोई भी सूचना दे रहे हैं, तो आपकी जो सूचना है वो सब तक पहुंच सके और सब मिलजुल करके उस काम को कर सकें, इसके लिए समन्वय स्थापित करना, ये भी इसके अंदर आ जाता है। फिर हम बात करते हैं इसकी आवश्यकता या महत्व की, कि इसकी जरूरत क्या है संप्रेषण की, है ना। तो आवश्यकता या महत्व के अंदर की सबसे पहले तो विचारों की जानकारी मिलती है। संप्रेषण होगा तभी तो हम किसी के विचारों को जान पाएंगे। हमारे सामने कोई सूचना आ रही है तो कैसे आएगी, जब तक वो हमें जानकारी नहीं देगा उस चीज की। तो विचारों की जानकारी इसके माध्यम से मिलती है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है, ये वो क्या काम करना चाहता है, या वो खुद क्या करना चाहता है, तो इसकी जानकारी मिलना। फिर संप्रेषण कौशल को विकसित करने के लिए इसकी आवश्यकता है कि हमारा संप्रेषण दूसरों के साथ में भी अच्छा बन सके, इसके लिए भी इसकी जरूरत होती है। संप्रेषण में सुधार की आवश्यकता होती है, इसके लिए होता है। और संप्रेषण शक्ति को विकसित करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो संप्रेषण अगर नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं हो सकता है। तो संप्रेषण होना बहुत जरूरी होता है। और इसका जो प्रयोग है, संप्रेषण उपागम का जो प्रयोग है, वो प्रयोग जो प्रसिद्ध भाषा शास्त्री हुए हैं, चॉम्स्की, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने भाषा विकास से संबंधित सिद्धांत भी उन्होंने दिए हैं, है ना। तो इन चॉम्स्की ने जो है वो इस संप्रेषण उपागम पर बहुत ज्यादा बल दिया। इन्होंने स्पेशली ये कहा कि इसमें वाक्य पर जोर नहीं देकर के इसके अर्थ या इसके मंतव्य पर जोर दिया जाता है। इस पर बल दिया जाता है कि संप्रेषण में कहा क्या जा रहा है, यानी कि उस जो बात आपको कही गई है, जो वाक्य कहा गया है, उसको एक साहित्य की भाषा में अगर हम कह सकते हैं तो अभिधा में ही ना समझ करके उसको लक्षणा या व्यंजना में भी समझ लेना, वो संप्रेषण है। एक तरह से वो ये कहते हैं इसके अंदर। अब इनके जो सिद्धांत आते हैं, वो सिद्धांतों के अंदर हम देखें तो सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया है, किसके सिद्धांतों का? संप्रेषण कौशल के। संप्रेषण कौशल के सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया है वो वैज्ञानिक रिचर्डो और रोडगेस, ये दो विद्वान हुए हैं, रिचर्डो और रोडगेस। इन दोनों ने इसका प्रतिपादन किया है। और इसके अंदर वाक्यों का अर्थ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि आप जो भी सूचना दे रहे हैं, जो भी जानकारी देने जा रहे हैं, आप जो किसी भी चीज की, जो भी विचारों को आप संप्रेषित करने जा रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने जो बात जिस रूप में सूचना के रूप में दी है, जिस भावों के से
परिपूर्ण होकर के आपने जो सूचना दी है, अगर उस भाव को सामने वाला नहीं समझ पाता है, तो आपकी संप्रेषण बेकार है आपका, है ना? तो यहाँ पर इसलिए ये क्या कहा इन्होंने कि वाक्यों से ज़्यादा इसके अर्थ पर इसको महत्व दिया जाता है और इसके अंदर स्मृति को उपेक्षित कर दिया जाता है। स्मृति की कोई स्थान नहीं है इसके अंदर, बस सूचना दे दी कि ऐसा करना है तो करना है आपको, है ना? यहाँ पर तो स्मृति की इसके अंदर उपेक्षा होती है। अधिगम हेतु किसी भी युक्ति को स्वीकार करता है ये और किसी भी भाषा का प्रयोग इसको स्वीकार होता है इसके अंदर अधिगम के लिए, यानी कि आप संप्रेषण कर रहे हैं, किसी को अधिगम करवा रहे हैं, आप कुछ भी करवा रहे हैं, तो आप किसी भी भाषा के माध्यम से संप्रेषण कर सकते हैं। ये कहने का मतलब इनका कि संप्रेषण करने के लिए केवल एक ही भाषा नहीं है, सामने वाला व्यक्ति जिस भाषा को समझता है, जिस भाषा में वो अधिक अच्छी तरह से समझ सकता है, उस भाषा में अगर आप उससे बात करेंगे, उसको किसी प्रकार की कोई जानकारी देंगे, कोई नई चीज सिखाएंगे, उसको अधिगम करवाएंगे, तो वो सामने वाला ज्यादा अच्छी तरह से कर सकेगा। अगर मान लीजिए आप सोचें कि हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है और उसके सामने अंग्रेजी में संप्रेषण किया जाए, अंग्रेजी में बातचीत की जाए, उसको अंग्रेजी में सब कुछ समझाया जाए, तो क्या वो ग्रहण कर पाएगा उस चीज को? विचारों का संप्रेषण तो हुआ ना, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि भाषा उसकी समझ में नहीं आ रही है। तो जरूरी क्या है कि हम संप्रेषण करते समय में किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किस भाषा का प्रयोग करना है कि जो सामने वाला उस भाषा को अच्छी तरह से समझता है। इस चीज को ध्यान में रखना है और किसी भी प्रकार की कोई भी गलतियां होती हैं, तो उन गलतियों को सहज स्वाभाविक उपलब्धियों के रूप में हमको उसको देखना चाहिए कि हाँ, गलती हो गई तो इसके बदले में हमने ये चीज़ सीखी है हमने। उसको एक गलती को गलती नहीं मान करके इस उपलब्धि के रूप में देखना चाहिए कि चलो ये चीज़ ऐसा था, अब हमने तो इसको ऐसा ले लिया कि ऐसा नहीं है तो ऐसा होता है। तो ये जो होता है उपलब्धि के रूप में उसको देखना चाहिए। अच्छा फिर आता है कि इसके अंदर प्रारंभ में पहले होता है पठन, फिर होता है लेखन। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले प्रारंभ में वो पठन होगा, आप जो भी सूचना आप बनाएँगे आप उसको पहले आप दिमाग में सुलाएँगे या जो कुछ लिखा आपने, उसके बाद में लेखन का कार्य होता है, पहुँचती है सामने तक और फिर आता है इसका लक्ष्य जो होता है वो संप्रेषण दक्षता को विकसित करना, कि आपके अंदर संप्रेषण दक्षता कितनी विकसित हुई है। आप कितनी कुशलता के साथ में अपने विचारों को संप्रेषित कर रहे हैं, अपनी सूचनाओं को सामने वाले तक पहुँचा रहे हैं कि वो एज़ इट इज़ उसके ऊपर काम कर रहा, वर्क कर रहा है। तो ये संप्रेषण दक्षता है। कि आपने किसी को कुछ करने के लिए कहा और उसने वो काम कर दिया। तो वो आपके अंदर दक्षता है कि आपने उसको ये चीज़ समझाई है उसको, ये कहा है उसको। लेकिन अगर आप में वो चीज़ नहीं है तो आप क्यों नहीं कर संप्रेषण कौशलता नहीं है आपके अंदर, तो आप किसी भी काम को नहीं करवा सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का कोई प्रशासन ढंग से नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आती है। इसके अंदर शिक्षक को जब हम देखते हैं तो शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में होता है। वो बच्चों को ये सब सिखाता है, करता है। मान्य एवं प्रभावयुक्त भाषा ही इसके अंदर स्वीकृत होती है। यानी कि इसकी एक संप्रेषण के लिए भी कोई एक सेट लैंग्वेज होती है कि हमको इसी तरह से बात करनी है, तो हमको हमारे विचारों को संप्रेषित करना है, तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हुए ही भाषा को संप्रेषित करें। है ना? विचारों को और भावों को क्योंकि वो सूचना के रूप में या जानकारी के रूप में या आदेश के रूप में इस प्रकार से वो जाती है सामने। तो उसको देखना, भाषाई अंतरक्रिया के लिए प्रोत्साहन देना, फिर प्रभावी संप्रेषण पर बल देना कि संप्रेषण जो वो अच्छा हो सके, कर सके। वाक्यों की शुद्धता पर इसमें इतना अधिक बल नहीं दिया जाता है। इसमें केवल अर्थ पर ज़्यादा बल दिया जाता है और जितना वाक्य बोलने वाले की क्षमता पर बल दिया जाता है कि वो वाक्य किस प्रकार से बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है। उसकी शुद्धता वाक्य को कुछ शब्द ऊपर-नीचे कर लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहना क्या चाह रहा है, वो क्या कह रहा है, उसके ऊपर अर्थ यानी कि अर्थ के ऊपर स्पेशल इसके ऊपर महत्व दिया जाता है। अब हम इसकी क्या करते हैं, इसके गुणों के ऊपर थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं कि इसके गुण क्या हैं संप्रेषण कौशल के। तो संप्रेषण कौशल के जो गुण हैं, उसके अंदर सबसे पहले आता है भाषा की प्रयोग दक्षता प्रदान करना। यानी कि भाषा को कहाँ पर, किस अवसर पर कैसे बोला जाए, किन शब्दों का चयन किया जाए, किस प्रकार से उसको प्रयोग करके लोगों के सामने तक हमारे विचारों को रखा जाए, इन सब चीज़ की दक्षता जो है वो संप्रेषण कौशल के माध्यम से सिखाई जाती है। तो ये इसका सबसे बड़ा गुण है। फिर चारों कौशलों की प्रधानता पर आधारित होता है शिक्षण कार्य, यानी कि एक शिक्षण कार्य जब करवाया जाता है संप्रेषण कौशल के माध्यम से, तो वहां पर उसको बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये चारों कौशल उसके विकसित होते हैं तभी वो ढंग से कर पाएगा। तो चारों कौशलों का विकास करना इस और उन्हीं के आधार पर शिक्षण कार्य होता है। फिर अधिक से अधिक सुनने के लिए उनको प्रेरित करना। उनको सुनने की बात करवाना कि
जिससे वो सुन सके और उसके लिए ऐसे संसाधन उत्पन्न करें हम या ऐसे संसाधनों का प्रयोग करें कि जो अधिगम को प्रभावी बना सके। अधिक से अधिक उसको सुन सके और उसको प्रभावी बना सके अधिगम को, यानी कि विद्यार्थी को जो सिखाया जा रहा है, जो संप्रेषित किया जा रहा है, उसके लिए ऐसे संसाधन हो कि विद्यार्थी उन संप्रेषित संसाधनों को सुन करके अपनी शिक्षण कार्य को वो आसानी से कर सके, अपने अधिगम को वो सहजता से कर सके। इसके लिए क्या जाता है? फिर छात्र जो होता है इसके माध्यम से पूरे कालांश में छात्र जो होते हैं वो प्रयुक्त भाषा में ही सुनते और बोलते हैं, यानी कि क्लास के अंदर जो भाषा प्रयुक्त की जा रही है उसी भाषा के अंदर वो पूरी कालांश के अंदर वो उसी भाषा को सुनते हैं और उसी भाषा में बोलते हैं। चाहे वो हिंदी होगी तो हिंदी में ही बोलेंगे और हिंदी में ही सुनेंगे, हिंदी में ही सारा काम होगा। इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही होगा। अगर कोई प्रादेशिक भाषा है तो प्रादेशिक भाषा की बात करेंगे कि वहां पर वो सारी चीजें वही हो रही है। संस्कृत हो रही है तो संस्कृत तो संस्कृत सब चीजें चल रही है वहां पर। तो उसी भाषा में पूरे कालांश में पूरे पीरियड में वो उसी भाषा में बोलते हैं, ताकि वो उस भाषा पर उसका अधिकार होगा तभी तो वो अपने विचारों को वहां संप्रेषित कर पाएगा। अगर अचानक से अभी हिंदी बोलते बोलते मैं आपसे कहूँ कि आप संस्कृत में अपने विचारों को व्यक्त करो, कैसे कर सकते? नहीं कर सकते हो, है ना। अब छोटे विद्यार्थी हैं, जब क्लास चल रही है, अब संस्कृत की बात कर रहे हैं या इंग्लिश की बात करते हैं, तो वहां पर जब उनको पढ़ाया जाता है तो इंग्लिश का कालांश है तो इंग्लिश के अंदर इंग्लिश में ही उनका कन्वर्सेशन होगा, तो विद्यार्थी इंग्लिश टू इंग्लिश अपनी बात को संप्रेषित करने की कौशलता विकसित कर सकेगा। संस्कृत से करेगा तो संस्कृत टू संस्कृत कर पाएगा, वो सब चीजें, है ना। लेकिन अगर उसके साथ में दूसरी भाषा का प्रयोग कर दिया जाता है तो पर्टिकुलर वो उस भाषा विशेष के अंदर वो संप्रेषण की कुशलता को हाथ से नहीं कर पाता है। फिर आता है कि भाषाई व्यवहार को जीवित रखती है, तो वो होती है विभिन्न प्रकार की उपयोगी युक्तियां और प्रविधियां, जिनका कि हम प्रयोग करते हुए भाषा के व्यवहार को हम क्या कर सकते हैं? जीवित रख सकते हैं। यानी कि जिस किसी भाषा को हमें डेवलप करना है, उसको विकसित करना है, तो उसके लिए हमें उचित युक्तियों का, उचित तकनीकों का, उचित विधियों का हमको प्रयोग करना होगा और तभी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे कि पर्टिकुलर हम चाहे वो कोई भी भाषा है, हम उस भाषा को अगर सीखने की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे उचित विधि जो होती है, वो उचित विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि का अगर आप प्रयोग नहीं करोगे तो आप उस भाषा को पूर्णतया कभी नहीं सीख सकते हैं। आप क्योंकि अब जनरली हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है जब वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा होता है ना? तो वो क्या होता है कि बड़ा होते-होते इंग्लिश थ्रू आउट इंग्लिश बोलता है, क्यों? क्योंकि उसके विचार इंग्लिश में ही बनने लगते हैं। ठीक है? लेकिन जो ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ पर कि हिंदी के माध्यम से इंग्लिश को पढ़ाया जाता है, जैसे कि हम लोग भी पढ़ कर के आए हैं, है ना? तो हम लोग पढ़े हैं या आप लोग भी पढ़े हैं, तो जहाँ पर कि हिंदी को भी या अंग्रेजी को भी हिंदी के माध्यम से पढ़ा जाता है, तो जब हमें अगर अंग्रेजी बोलने को कहा जाएगा, तो हमारे विचार पहले हिंदी में बनेंगे, फिर हम उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे। है ना? तो विचार हमारे कहाँ बन रहे हैं? हिंदी में बन रहे हैं। तो जब संप्रेषण की बात आती है तो फिर वो हमारा संप्रेषण प्रभावी थोड़ी होगा। हम सोच-सोच के बोलेंगे कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो जब सोच-सोच के बोल रहे हैं, अटक-अटक के बोल रहे हैं, कई शब्द हमको कोई मिल नहीं रहा है, शब्दावली हमारी विकसित नहीं है पूरी तरह से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हमारी भाषा तो प्रभावित होगी, संप्रेषण ढंग से नहीं होगा। लेकिन अगर संप्रेषण करना है तो आपको उसी भाषा में सिखाना होगा, सीखना होगा, अधिगम करना होता है। तो इसलिए इसके लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग स्पेशली किया जाता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का यानी उचित उपयुक्त विधियों का प्रयोग प्रविधियों का प्रयोग करते हुए उसको हम जीवित रख सकते हैं भाषा को। फिर अध्ययन जो होता है वो गतिपूर्ण होता है इससे, अध्ययन में गतिशीलता आती है। आप जैसे-जैसे भाषा को सीखते जाते हैं, नवीन शब्द सीखते जाते हैं, आपके शब्दकोश बढ़ता जाता है, आप उनके नियमों को समझते जाते हैं, आपका अध्ययन जो है वो स्पीड से बढ़ता है, गतिपूर्ण होता जाता है। आपकी भाषा के ऊपर गतिशीलता बढ़ती जाती है। और फिर होता है कि संस्कृत भाषा का ज्ञान जो होता है वो प्रयोग पर आधारित होता है कि आप अगर जब संस्कृत भाषा की बात करते हैं तो हर चीज प्रयोग पर आधारित है। प्रयोग पर आधारित का मतलब है कि भाषा का प्रयोग हम ज्ञान के लिए कर रहे हैं या किसी चीज के भी लिए कर रहे हैं, तो ज्ञान प्राप्ति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान कब होता है कि जब आप उस भाषा को डीपली पढ़ते हैं, गहराई से पढ़ते हैं। और संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है कि जब तक उसको ढंग से नहीं समझा जाएगा, उसके नियमों को नहीं समझा जाएगा, उनके उच्चारण स्थानों को नहीं समझा जाएगा, उनके जो भी संधि हैं, समास हैं, वाक्य रचना है, उनके नियम अगर आपकी समझ में नहीं आएँगे, तो आप उस भाषा का शुद्धता के साथ में प्रयोग नहीं कर पाएँगे। तो भाषा का ज्ञान प्रयोग पर आधारित होती है भाषा का। फिर आता है कि वाक्य जो होता है उसकी अ, संपूर्णता पर बल दिया जाता है, छोटे-छोटे टुकड़ों पर बल नहीं दिया जाता है। अगर आप संप्रेषण कर रहे हैं, संप्रेषण उपागम के माध्यम से आप जब बात करते हैं, तो वहाँ पर पूरा वाक्य काम करेगा, छोटा-सा टुकड़ा काम नहीं करेगा। कि किसी के खाने की चीज़ को देख ली, छोटे बच्चे बोलते हैं ना कि खाना देख लिया तो इशारा कर दिया कि खाना, अब क्या खाना, क्या नहीं खाना,
पूरा वाक्य जब तक नहीं बोला जाएगा, पूरी सूचना ढंग से नहीं मिलेगी। तो वाक्य की समग्रता पर कि आप पूरा वाक्य क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, किसी और के ऊपर नहीं दिया जाता है। तो टुकड़ों पर छोटे-छोटे नहीं दिया जाता है। फिर संभाषण का माध्यम, संभाषण का माध्यम भी है, होती है ये संप्रेषण, और जितनी भी सूचना होती हैं वो उसी भाषा में प्रेषित की जाती हैं। ये इसका एक तरह से क्या कह सकते हैं हम, संप्रेषण उपागम के गुण है ये। ये जो चीजें होती है वो इसी प्रकार से इसके अंदर विकसित होती हैं। दोष की बात करते हैं तो इसमें शिक्षक की प्रधानता मुख्य है। अगर शिक्षक नहीं है तो ढंग से वो संप्रेषण नहीं सीख पाएगा। लेकिन शिक्षक की प्रधानता होना भी एक अपना दोष है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हर जगह शिक्षक उपलब्ध हों, है ना? तो वो है। फिर इसके अंदर छात्र जो होते हैं वो केवल श्रोता मात्र बन करके रह जाते हैं। उनका अपना कोई वजूद ही नहीं होता उसके अंदर, उनकी अपना कोई अस्तित्व नहीं है उनका, है ना? फिर छात्र की ग्रहणशीलता के ऊपर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है कि छात्र ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। शिक्षक तो जानता है कितना सिखाना है, सिखा दिया उसको। अब छात्र कितना ग्रहण कर रहा है इसके ऊपर स्पेशली ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ छात्र जो होते हैं वो संग्रंथनों से परिचित तो होते हैं, लेकिन अनुवाद से क्या होता है, वो वंचित हो जाते हैं, उनको शब्दों का अर्थ पता नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में वो भी नहीं कर पाते हैं। फिर स्मृति की उपेक्षा होती है, जबकि संस्कृत के अंदर शब्द रूप और धातु रूप और व्याकरण के नियमों को याद रखना जरूरी होता है। इनके बिना काम ही नहीं होता है। और जब हमको शब्द रूप ही नहीं आते हैं, धातु रूप हमें पता नहीं है, एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है, प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है, लिंग क्या है, फिर शब्द रूप कारक विभक्तियां जब हमको याद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम ढंग से उस भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं कुछ, जो कि संप्रेषण उपागम के लिए वो क्या करती हैं कि दोष के रूप में हमारे सामने आती हैं कि हम संप्रेषण उपागम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। अब इसके अंदर बात देखिए हम कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है इसके अंदर, है ना? तो शिक्षक की भूमिका के अंदर होते कक्षा कक्ष का जो प्रबंधक होता है वो शिक्षक होता है। कक्षा कक्षी की पूरी व्यवस्था करना शिक्षक का काम है। शिक्षक उस रूप में सामने आता है, प्रबंधक के रूप में सामने आता है। फिर वो स्वयं संप्रेषण करता होता है, संप्रेषण करना सिखाने वाला होता है, खुद संप्रेषण करता है ना? उनके सामने तो संप्रेषण करता होता है, खुद संप्रेषण करता होता है। फिर भाषा को निर्देश करने वाला है, भाषा निर्देशक के रूप में वो जाना जाएगा। परामर्शक है, बच्चों को परामर्श देगा, सलाह देगा कि किस प्रकार से उनको अपनी भाषा में सुधार करना है, कहाँ करना है, किस प्रकार से वाक्यों को बोलना है, वाक्य रचना कैसी बनेगी, वो सब चीज उसकी सहायता करेगा। सुविधा उपलब्ध करवाने वाला सुविधा प्रदाता के रूप में आता है। और उनके संप्रेषण के कार्य जो होते हैं, बालक जो संप्रेषण कर रहा है उसका पर्यवेक्षण एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है। जब भली भांति पर्यवेक्षण होता है, जहाँ गलतियां होती हैं उसको सुधारा जाता है। तो इस प्रकार से शिक्षक की भूमिका जो होती है वो प्रबंधक के रूप में होती है, सुविधा प्रदाता के रूप में होती है, सलाहकार के रूप में होती है, मार्गदर्शक के रूप में होती है, निर्देशक के रूप में होती है। हर तरह की भूमिका शिक्षक की इसके अंदर होती है। अब हम बात करते हैं कि छात्रों के अंदर संप्रेषण कौशल को विकसित करने के लिए कौन-कौन सी क्रियाएं करवाई जाती है, कौन-कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं जिससे कि उनका संप्रेषण कौशल विकसित हो सके। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है कि संप्रेषण क्रियाएं करवाना। अब संप्रेषण क्रियाओं के अंदर कौन-कौन सी चीजें हम करवा सकते हैं? चर्चा करवा सकते हैं उनसे, परिचर्चा करवा सकते हैं उनसे, आशुभाषण, वाद-विवाद, एकाभिनय, कथा-कथन, प्रश्नोत्तरी, अंत्याक्षरी, है ना? श्लोक पाठ आदि, ये सब क्या है? ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आप लोगों ने पढ़ा, ये सारी चीजें पढ़ते हैं आप लोग, है ना? तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंदर ये जो चीजें होती है वही चीजें संप्रेषण क्रियाओं को विकसित करने के लिए काम करती हैं। दूसरा आता है मौखिक अभ्यास। मौखिक अभ्यास के अंदर हम शब्द रूपों का अभ्यास करवा सकते हैं उनको, धातु रूपों का अभ्यास उनको करवा सकते हैं, शब्दों के लिंगों का ज्ञान देकर के उसका अभ्यास करवा सकते हैं, पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास करवा सकते हैं, विलोम शब्दों का अभ्यास हम उनको करवाते हैं, वाक्य संरचनाओं का अभ्यास हम उनको करवाते हैं, है ना? लकारों का अभ्यास हम करवाते हैं उनको। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मौखिक अभ्यास जब उनको होते हैं विद्यार्थियों में, तब वो अपना संप्रेषण अच्छी तरह से कर पाता है। जब तक उसको विविध शब्द रूप, धातु रूप, उनके रूप और उनके जो चलने वाले लकार वगैरह, पुरुष वचन वगैरह, वो उनको याद नहीं होंगे, तब तक वो अपने संप्रेषण में प्रभावशीलता नहीं ला सकते हैं वो। ये सब करा जाता है। फिर आता है अभिनय प्रशिक्षण देना, कि छोटे-छोटे जो नाटक या नाट्यांश पाठ्य वस्तु के अंदर आते हैं, उनके आधार पर उनको वाचन करने की क्षमता विकसित करना उनका, कि उनके उचित हाव-भाव के अनुसार पात्र के अनुकूल वो भाषा का प्रयोग कर सकें, वो बोल सकें उसके, तो इन चीज़ों का प्रयोग उसके अंदर किया जाता है। फिर आता है संस्कृत संभाषण शिविर आ जाता है। संस्कृत संभाषण शिविर के अंदर सामान्य रूप से जो प्रयोग होता है, वो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग होता है।
है ना। पाठशाला विधि के अंदर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं, मौखिक उपागम का प्रयोग होता है इसके अंदर, क्योंकि आपको संस्कृत टू संस्कृत कन्वर्सेशन आप लोगों में से तो मेरे कई स्टूडेंट्स ने किए भी हैं, संस्कृत संभाषण शिविर अटेंड किया है, उनको पता है कि कैसे होता है। वो क्लास में जाते हैं सुबह से लगा करके शाम तक, रात को सोते समय तक उनके लिए क्या होता है, सब संस्कृत ही संस्कृत होती है, कुछ नहीं होता है ना। तो ये संस्कृत संभाषण तो इसके माध्यम से भी करा जा सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, संप्रेषण के लिए कंप्यूटर का उपयोग, है ना। कंप्यूटर का प्रयोग करके हम संप्रेषण करना बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। और इसके अंदर संस्कृत भारती द्वारा जो है वो संस्कृत शिक्षण के लिए भाषिका नाम से 2 सीडीज बनाई गई हैं, जिसको कि संस्कृत में सांद्र मुद्रिका कहते हैं। लेकिन आप जनरली जो गाने वगैरह सुनते हैं, सीडी वगैरह जो आती थी उसमें, तो वो 2 तो उनकी सीडी बनाई गई है कि जिसके के अंदर उन्होंने 24 प्रकार के संभाषण तैयार किए हैं कि उन 24 प्रकार के संभाषणों को सुन करके हम उसको सीख सकते हैं, कर सकते हैं। और दूसरा आता है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली जो है, उसके द्वारा भी दीक्षा पुस्तकों के रूप में प्रथम दीक्षा, द्वितीय दीक्षा, तृतीय दीक्षा, चतुर्थ दीक्षा, है ना, इस प्रकार से उनकी पुस्तकें निकाली गई हैं संस्कृत संभाषण के लिए, सीखने के लिए। और साथ में उनकी जो है वो सीडीज वगैरह, सांद्र मुद्रिका वगैरह दी गई हैं। तो ये संप्रेषण कौशल को विकसित करने के ये अपने आप में तरीके हैं कि जिसके द्वारा हम संप्रेषण कौशल को विकसित कर सकते हैं। तो आज हमने 2 उपागम देखे हैं, मौखिक उपागम और संप्रेषण उपागम। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। संस्कृत शिक्षण की नई विधियों के अंतर्गत अब हम आज जो है वो हम संग्रंथन उपागम के बारे में बात करेंगे। ये संग्रंथन उपागम क्या होता है और ये किस प्रकार से संस्कृत शिक्षण के लिए काम करता है। अब जैसा कि सम ग्रंथन शब्द है, सम प्लस ग्रंथन, सम यानी भली भांति अच्छी प्रकार से, ग्रंथन यानी कि जिसको जोड़ा गया है, जो जुड़ जाता है, जुड़ा गया है ना। और इसको एक ढांचे के रूप में, पैटर्न के रूप में, इसको एक नमूने मॉडल के रूप में इसको देखा जाता है, इसका अर्थ इसको उस रूप में देखते हैं और उसी के आधार पर वाक्यों का निर्माण होता है। यानी कि पर्टिकुलर हमको एक पैटर्न तय कर लेते हैं कि इस प्रकार का पैटर्न, और उसी के आधार पर हम संपूर्ण वाक्य उसके अंदर बनाते हैं। या कोई हमने एक मॉडल ले लिया या एक नमूने के रूप में हमने कोई वाक्य दे दिया और उस वाक्य के आधार पर अन्य वाक्यों की रचना करना सिखाना, ये संग्रंथन है ना। इसमें केवल मात्र वाक्य की रचना पर विशेष बल दिया जाता है। वाक्य रचना निर्माण जो होता है उसके ऊपर विशेष रूप से बल दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें इसके जो अन्य दूसरे जो नाम है, या ये संग्रंथन उपागम जो है वो संरचनात्मक उपागम के नाम से जाना जाता है, वाक्य संघटनोपागम के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं इसको, है ना। तो ये इस प्रकार का ये जो संग्रंथन है जहां पर कि हम वाक्य रचना पर ध्यान देते हैं, पर्टिकुलर कोई एक पैटर्न तय कर लिया जाता है, एक वाक्य विशेष तय कर लिया जाता है कि इसी तरीके से दूसरे वाक्य बनाए जाएंगे, स्वीकृत किया जाएंगे और उसी के आधार पर उसका प्रयोग करते हुए विद्यार्थी स्वयं व्याकरण को सीखता है। उसको व्याकरणिक नियमों की इसके अंदर कोई जानकारी सैद्धांतिक रूप में नहीं दी जाती है। उसको केवल वाक्यों के प्रयोग के आधार पर प्रयोग करते 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 वो खुद अपने आप सीखता है, समझता है ना। यानी कि इसको व्याकरणिक नियमों में नहीं बांधा जाता उसको। ये संगठन के मेन वो चीज आती है। अब कैसे होता है कि जिसको, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि जैसे कि एक सेंटेंस, छोटा सेंटेंस बना दिया मैंने, रामः पठति, एक सेंटेंस बना। दूसरा सेंटेंस बनाया मैंने, रामः पुस्तकम पठति। और तीसरा सेंटेंस बनाया मैंने, रामः पुस्तकम शनैः शनैः पठति। ठीक है, ये तीनों ही वाक्य हैं और ये तीनों ही अलग अलग पैटर्न है।
इन तीनों ही अलग अलग पैटर्नों पर हम विद्यार्थियों को सिखा सकते हैं, उनको संगठन के माध्यम से सिखा सकते हैं। जैसे कि पहला ही सेंटेंस हम सरल, क्योंकि सबसे सरल सेंटेंस ये है, इसी से बात करते हैं, रामः पठति। अब यहाँ पर जब हमने रामः पठति पढ़ाया तो रामः पठति, सुरेशः पठति, सीता वदति, अयम गच्छति, है ना। इस प्रकार के जब हम एक जैसे वाक्यों का भी प्रयोग करते हैं तब बच्चों को ये समझ में आता है कि चाहे पुल्लिंग शब्द हो, चाहे स्त्रीलिंग शब्द हो, जब किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं के लिए तो हो ही नहीं रहा, किसी हर तीसरा व्यक्ति ये कोई भी, चाहे राम हो, चाहे सीता हो, चाहे सुरेश हो, चाहे महेश हो, कोई भी है ना। अब वो सब तीसरा व्यक्ति है और उनके लिए वो जा रहा है, खाता है, पीता है, करता है, जब ये प्रयोग कर रहे हैं तो उसको ये समझ में आ रहा है कि इनके साथ में ती 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 लगता है, पठती पठती पठती, गच्छति, हंसती, वदती, चलती, ये सब ती ती लग रहा है। उसको एक एक ये चीज समझ, उसको व्याकरणिक रूप से समझ में नहीं आया है, ये कौन सा पुरुष है, ये कौन सा वचन है, कि कौन सी क्रिया है, ये क्या है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसको इतना पता चला है कि इसके साथ में ये हो रहा है। दूसरा प्रयोग किया कि त्वम गच्छसि, त्वम वदसि, त्वम हससि, है ना। अब ये त्वम त्वम का जब प्रयोग करते हैं कि वो पर्टिकुलर देख रहा है कि हर जगह पर त्वम ही शब्द आ रहा है और उसके साथ में ती की जगह पर सी हो गया, पठसी, गच्छसी, हससी, वदसी, चलसी, जब ये आ रहा है तो उसको ये पता है कि जहां पर त्वम शब्द लगता है वहां पर ये ती की जगह सी हो जाता है, ये उसको इतना पता पड़ रहा है, ये चीज वो समझ रहा है ना। अहम गच्छामि, वदामि, चलामि, हसामि, जब ये प्रयोग कर रहे हैं तो वो यहाँ पे ये समझेगा कि अहम शब्द लगता है तो उसके साथ में ती की जगह पर मी हो जाता है। तो ती, सी और मी, इसका जो अंतर है वो कहाँ समझ रहा है, एक जैसे स्ट्रक्चर वाक्यों को देख करके। तो ये जो प्रयोग होता है हमारा, ये प्रयोग जो है ये क्या कहता है, संग्रथन कहला है। हम यानी कि एक ही ग्रथन के माध्यम से हम एक ही प्रकार के वाक्यों की संरचना करते हुए हम जब उसको कोई अलग अलग तरीका जब सिखा रहे हैं तो ये होता है हमारा संग्रथन। तो ये पैटर्न है और उस पैटर्न के आधार पर उनको, विद्यार्थियों को क्या होता है, सिखाया जाता है। और इसी के आधार पर जो होता है वो वाक्यों का निर्माण होता है। इस प्रकार से अगर हम सरल शब्दों में कहें तो संग्रंथन जो होता है वो एक नमूना वाक्य है जिसके आधार पर हम अन्य नए समान वाक्यों की रचना करते हैं, ये संग्रंथन है। ठीक है। इन संग्रंथनों को बनाने के लिए, संग्रंथन उपागम का प्रयोग करने के लिए हम पर्टिकुलर कुछ शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं। जो शिक्षण सूत्र कैसे होते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि विद्यार्थी जिसको जानता है, जिसको समझता है, उससे हम उसको अज्ञात की तरफ ले जाते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर का हम इसका प्रयोग करते हैं इसके अंदर, है ना। शिक्षण सूत्र के अंदर हम बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाते हैं उसको, सरल से कठिन की ओर ले जाते हैं उसको, ये शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है। लेकिन जहां पर हम शिक्षण सिद्धांतों की बात करते हैं तो सबसे पहले सिद्धांत आता है उपयोगिता का सिद्धांत, है ना। उपयोगिता का सिद्धांत क्या है कि ये मौखिक और लिखित इन दोनों ही रूपों में बार बार जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब संग्रंथन हम सिखा रहे हैं तो उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि कितना उपयोगी है वो संग्रंथन कितना उपयोगी है उसके आधार पर उसको वो चीज पहले सिखाई जाएगी उसको। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक सेंटेंस मैंने दिया कि सह चलती, ठीक है, और दूसरी हम बात करते हैं कि सह गोविंदेन सह चलती, यानी एक तो क्या कि वह चलता है और दूसरा कह रहा है कि वह गोविंद के साथ चलता है। तो इसके अंदर जब हम देखते हैं कि पहला जो संग्रंथन है इसके अंदर सह चलती, ये जो पहला जो संग्रंथन है ये मौखिक रूप से और लिखित रूप से बार बार प्रयुक्त होता है। इसकी उपयोगिता दूसरे संग्रंथन से कम है, अधिक है इसकी, है ना। क्यों? क्योंकि सह चलती, सह वदती, सह गच्छति हम बहुत ज्यादा प्रयोग करें, लेकिन सह गोविंदेन सह गच्छति, अब जब ये बात कर रहे हैं तो वो गोविंदेन सह कहीं आएगा, हर जगह तो नहीं आएगा, लेकिन सह पठती, सह गच्छति, सह लिखति, सह हसति, ये प्रयोग तो बार बार हो सकते हैं। तो ये इस दृष्टि से देखा जाए तो इस सरल, सबसे सरल वाक्य है तो इसका उपयोग बार बार होगा। तो इस दृष्टि से जो दो वाक्य संग्रंथन दिए मैंने, जो दो नमूने दिए कि सह चलती और सह गोविंदे ने सह चलती, जब ये बात कही गई तो इसमें पहला जो संग्रंथन है वो ज्यादा उपयोगी है। तो उपयोगिता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए संग्रंथन वाक्यों को प्रयोग करते हुए उनको सिखाना संस्कृत संभाषण। फिर दूसरा आता है सरलता का सिद्धांत, कि जितना सरल होगा वाक्य विद्यार्थी उतनी आसानी से, जितना संग्रंथन वाक्य हमारे सरल होंगे विद्यार्थी उसको उतनी आसानी से सीखेंगे। आप कठिनता की ओर जाएंगे तो विद्यार्थी नहीं सीखेगा। इसलिए सबसे पहले सरलता की चीज को ध्यान रखना कि 3-4 वाक्य में पैटर्न बने हुए उसमें से सबसे सरल क्या है, जो सबसे सरल होगा उसी के आधार पर हमको क्या करना है, संरचना बनानी है। अब जैसे कि होता है कि अहम विद्यालयम गच्छामि, ठीक है, मैं पाठशाला जाता हूँ, सीधी सिंपल सी विद्यालय जा रहा हूँ मैं। अब ये कहते हैं यदि तम आगमिष्यसि तर्हि अहम विद्यालयम गमिष्यामि,
गच्छामि या तब मैं विद्यालय जाता हूँ। इस प्रकार का जब मैं या तर्हि अहम या तब तदा अहम विद्यालयं गमिष्यामः, जब मैं ये बात करती हूँ कि जब तुम आओगे, यदा त्वं गमिष्यसि तदा अहम विद्यालयं गमिष्यामि। अब जब मैंने ये कहा तो ये तो बहुत कठिन वाक्य हो गया, है ना? अब सरल वाक्य क्या है? हम विद्यालय में गच्छामि, सिंपल सी बात हो गई। तो ये सरलता को ध्यान में रख करके संग्रथन का उपागम करना, तो इसके अंदर भी पहला संग्रथन क्या हो गया? सरल हो गया। उसी के आधार पर वाक्यों की संरचना करना। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं कि अर्थ की दृष्टि से भी जो होता है वो किस प्रकार सा कौन सा वाक्य ज्यादा सरल है, कितना उपयोगी है, तो उसके आधार पर जो होता है हम प्रयोग करते हैं, तो संग्रथन हमारे क्या होते हैं? सरल सहज बनते हैं, विद्यार्थी उसको आसानी से सीख पाते हैं। तीसरा सिद्धांत आता है, हम सिद्धांतों की बात करते हैं तो एक आता है कि पाठनीयता का सिद्धांत। पाठनीयता का सिद्धांत वो होता है कि जो अंदर हमारे विचार है या हमारे भाव है, उनको हम वास्तविक परिस्थितियों में आसानी से प्रदर्शित कर सकें, आसानी से उनको हम समझा सके, सिखा सकें, उनको बता सकें। ये जो होती है पाठनीयता का सिद्धांत होता है कि जहां पर हम अपने भावों को जो है वो क्या कर सकते हैं, एक उनको आसान तरीके से उनको सिखा सके, समझा सके, प्रदर्शित हम कर सके। प्रदर्शित करना खास करके स्पेशली, अब जैसे कि हम चलामी क्रिया करके द्वारा समझा दे कि मैं चलता हूँ, तो ये क्या है? आसान है इस चीज को समझ करके हम लिखामी लिख करके बताते हुए, ये पाठनीयता का सिद्धांत आता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि पश्यतः में वायुयानम अदृश्यम अभवत, पीछे से वायुयान अदृश्य हो गया, दिख नहीं रहा। अब जब ये बात आ गई तो यहाँ पर क्या होगा कि अब ये तो बात ना, तो मैं उसको, जो चीज गायब हो गई है उसको मैं किसी रूप में प्रकट नहीं कर सकती उसको, है ना? जो चीज नहीं है मेरे सामने या पीछे चलते चलते अचानक ऐसा हो गया, अब अचानक हो गया तो मैं उसको बताऊं कैसे, कैसे क्या हो गया? लेकिन अगर मैं सो रहा हूं या मैं सो रही हूं जब, तो हम आंख बंद करके इशारे के माध्यम से उसको समझा सकते हैं, है ना? तो आंख बंद करके आपने कहा कि इशारा कर दिया, वो समझ गया कि हम क्या कह रहे हैं। उसको उसी सेंटेंस को हमने एक सेंटेंस बना करके बता दिया। तो यहाँ पर यानी कि कुछ ऐसे भाव, कुछ ऐसे विचार जिनको कि हम आसानी से उस वातावरण में प्रदर्शित कर सकें, तो ऐसे जो संग्रथन होते हैं वो सरल शब्दों में प्रदर्शित किए जाते हैं और वहां पर हम उनको सिखा सकते हैं, उसके माध्यम से हम उनको जो है वो सिखा सकते हैं। फिर आता है, दूसरी बात आती है इसके अंदर, क्रमबद्धता का ध्यान, कि क्रमबद्धता को ध्यान में रखते हुए उनको संग्रथन नमूने दिए जाने चाहिए और उनको पढ़ाया जाना चाहिए। अब संग्रथन क्रमबद्धता के अंदर कैसे, कि जब हम जानते हैं कि लकार के अंदर मान लीजिए कि आप जानते हैं इसके लकार 10 रूप होते हैं, लेकिन 5 रूप मोस्ट प्रॉब्लम पढ़ाते हैं, ठीक है? अब 5 लकारों के अंदर भी जो सबसे सरल और सीधा लकार होता है वो है लट लकार, सबसे सरल। आप उसको पहली बार में उसको विधिलिंग पढ़ा देंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा कि वहां पे समझ भी नहीं आया। तो सबसे पहले हम उसको संग्रथन में सिखाने के लिए लट लकार का प्रयोग कर रहे हैं। लट लकार के साथ में हम छोटे छोटे, चाहे वो पुल्लिंग शब्द हो चाहे वो स्त्रीलिंग शब्द हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रथम पुरुष का प्रयोग कर रहे हैं, प्रथम पुरुष के साथ में हम प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया लगा रहे हैं। तो हम पर्टिकुलर सारे ही वाक्य वैसे ही बनाएंगे जहां पर कि वो सबसे सरल तरीके से सीख सकेगा। सह हमने बता दिया, सह गच्छति पुल्लिंग में आ गया, ये इसको पता पड़ गया। हमने बताया सा गच्छति वह जाती है, ये भी हमने बता दिया कि स और सा का उसको अंतर समझ में आ गया कि एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है, ये चीज समझ में आ गया। फिर हम नाम के आधार पर राम, श्यामा, कृष्णा, गौरी, दिनेश, सुरेश, है ना, पठते लिखते हंसते गच्छति, जब हम इन प्रकार के एक ही प्रकार के जब वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं, तब विद्यार्थी कहीं न कहीं इस चीज को समझ लेता है कि हाँ, ये चीज हो गई कि भाई एक वचन है, एक वचन में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। पठती शब्द आ रहा है, सह के साथ में, राम के शब्द में, इसके साथ में, उसके साथ में, ये सब। इसके बाद में हम जब दूसरा प्रयोग सिखाएंगे तो एक वचन का जब हमने सिखा दिया, प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग सिखाया, तो हम क्रमबद्धता को ध्यान में रखते हुए दूसरे दिन जब हम सिखा रहे हैं, दूसरा संग्रथन सिखा रहे हैं, तो वहां पर हम प्रथम पुरुष के ही द्विवचन का प्रयोग करना सिखा रहे हैं। फिर हम प्रथम पुरुष के त्रिवचन बहुवचन का सिखा रहे हैं। फिर हम मध्यम पुरुष एक वचन सिखा रहे हैं, फिर मध्यम पुरुष द्विवचन सिखा रहे हैं, फिर मध्यम पुरुष बहुवचन सिखा रहे हैं, फिर उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। ये क्रमबद्धता के आधार पर हमने एक पूरा लकार उसको सिखाया, लट लकार सिखाया। उस लट लकार को सिखाने के बाद में फिर हम दूसरे लकार पे आएंगे, दूसरा लकार सिखाएंगे उसको, फिर तीसरा लकार सिखाएंगे। ये सिखाया हमने क्रमबद्धता के आधार पर। कहीं हम उसको, तो इस प्रकार से हर चीज को क्रमबद्धता के आधार पर सिखाना कि जिसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या, तो ये संग्रथन जो होता है वो क्रमबद्ध तरीके से इसके अंदर उनको सिखाना जरूरी होता है, कि सिखाया जाना उसको चाहिए। अब अपन देखते हैं कि संग्रथन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार से हम संग्रथन कर सकते हैं। जब वाक्यों के संग्रथन करना यानी वाक्यों को बनाना है, तो संग्रथन किस किस प्रकार से हो सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इसके अंदर सबसे पहला आता है वाक्य ढांचे।
वाक्य ढांचों के रूप में हम संगठन कर सकते हैं। ये वाक्यों के नमूने होते हैं जो कि उसी आकार के और उसी प्रकार के होते हैं, यानी कि एक ही नेचर के होते हैं। एक ही नेचर के होना है, जैसे कि एक कहा कि दिनेशः वदति, ये एक प्रकार हो गया। ठीक है, इसी प्रकार के दूसरे वाक्य बनाना, सुरेशः हसति, ठीक है, महेशः गच्छति, एक जैसे वाक्य, यानी कि एक ये नमूना एक हो गया। दूसरा नमूना हो गया दिनेशः जलम पीबती, पानी पीता है दिनेश। ठीक है, ये दूसरा नमूना बनाया, यानी कि यहां पर हमने कर्ता और कर्म का भी प्रयोग किया साथ में। रामः विद्यालयम गच्छति, ये तो इस प्रकार से नमूना दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न हमने प्रश्नवाचक रूप में बनाया कि अपि दिनेश पीबती, क्या दिनेश पीता है? अपि जब हमने पहले लगा दिया तो प्रश्नवाचक बन गया। ठीक है, जैसे इंग्लिश में बनते हैं ना शब्द लगाने से, इसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है कि जब हम आगे अपि शब्द का प्रयोग करते हुए प्रश्नवाचक रूप में एक तरह से बन जाता है बोलने के तरीके से। तो अपि दिनेश पीबती, या दिनेश भी पीता है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के वाक्यों की संरचना करके अलग अलग नमूने बना करके वाक्य ढांचों में ढाल करके हम उनको ये चीजें सिखा सकते हैं कि एक दिनेश वदति, सुरेश गच्छति, वो हंसती, जो भी हमने आप कर दी ये दिया। इसी तरह से दिनेश जलम पीबती, सह विद्यालय गच्छति, सा विद्यालय गच्छति, इस प्रकार से हमने सेंटेंस बना दिए। एक हमने बनाया अपि दिनेश पीबती, अभी सुरेश गच्छति, अपि महेश हंसती, अपि गणेश वदति। अब जब ये प्रयोग कर रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं कि एक ही तरीके के, यानी कि वाक्य ढांचे बने हुए हमारे, कि हम उस वाक्य ढांचों के ऊपर क्या कर रहे हैं, हम एक एक सेंटेंस का निर्माण हम कर रहे हैं। दूसरा आता है वाक्यांश ढांचे। अब वाक्यांश ढांचे जो होते हैं, इसके अंदर हम शब्द समूहों की व्यवस्था करते हैं और उसके आधार पर वाक्यों का निर्माण होता है, यानी कि पर्टिकुलर हम एक शब्द समूह देते हैं और उस शब्द समूह के आधार पर वाक्यों का निर्माण होता है, संग्रंथन होता है उसके अंदर। अब जैसे कि मैंने कह दिया कि अस्तगति सूर्य, सप्तमी का प्रयोग करना है, यहाँ पे सप्तमी का प्रयोग है। फिर पीतम वस्त्रम, यहाँ पर संज्ञा और विशेषण का, विशेषण और संज्ञा शब्द का प्रयोग करना है हमको, है ना। अब इस प्रकार के जब हम किया जाता है ये वाक्य निर्माण होते हैं। तो अब मैंने देखे अस्त अस्तगति सूर्य राम गृहम आगच्छति, सूर्य के अस्त होने पर राम घर आता है ना। तो ये मैंने उसका प्रयोग किया, तो यहाँ पर उसको मैंने ये सप्तमी विभक्ति के रूप में उसको प्रयोग करना सिखाया मैंने। पीतम वस्त्रम कृष्ण धारयति, पीला वस्त्र कृष्ण पहनता है। अब जब ये कह दिया मैंने, तो यहाँ पर पीतम विशेषण हो गया, वस्त्रम संज्ञा हो गई, विशेषण और संज्ञा का प्रयोग यहाँ पे करना सिखाया। तो इस प्रकार से इन आधार पर भी छोटे छोटे वाक्यांशों के आधार पर छोटे छोटे शब्द समूहों को बना करके हम वाक्यों का निर्माण करवाना, इस तरह से भी संग्रथन होते हैं। ये भी संग्रथन का एक तरीका होता है। फिर आता है संभाषणात्मक ढांचों के रूप में करवाना, कि जहां पर हम संभाषण के रूप में एक दूसरे से बातचीत करने के रूप में हम वाक्य की संरचना करते हैं। कि जैसे कहते हैं कि अपि तो स्वस्थम असि, अपि शब्द लगा दिया पहले, प्रश्नवाचक बन गया कि अपि तुम स्वस्थ असि, कि क्या तुम स्वस्थ हो, तो अथ किम, और क्या, हम स्वस्थ अस्मि, कि मैं स्वस्थ हूं, है ना। अब ये छोटे छोटे वाक्य, यानी कि आप इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्यों को बना करके संभाषण के रूप में भी आप उनको क्या करते हैं, ढांचों का निर्माण करके संग्रथन के रूप में आप उनको सिखा सकते हैं। लेकिन ये धीरे 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 स्तर बढ़ता है। पहली ही बार में आप इनमें से किसी भी प्रकार के ढांचे का रूप नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपको सरल वाक्यों के ही संग्रथन सिखाने पड़ेंगे, फिर आप वाक्यांशों का सिखाएंगे, फिर आप इसके बना करके ग्रुप बना करके संभाषण के रूप में आप उसको सिखाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से निश्चित समय पर निश्चित शब्दों का प्रयोग करके भी हम सिखा सकते हैं। ये क्या कहते हैं, संग्रथन कर सकते हैं। सुप्रभातम है, शुभ रात्रि है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए भी हम संग्रथन को सिखा सकते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं संग्रथन के लिए, तो इस प्रकार के इनके ढांचे बनते हैं। फिर अपन बात करें कि संग्रथन को सिखाते समय में हम किन किन बातों को हमको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमें शिक्षण सूत्रों की जानकारी होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ मैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना, सरल से कठिन की ओर ले जाना, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना, है ना। इस प्रकार से इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हुए उनको पढ़ाना चाहिए। फिर प्रत्येक जो भी ढांचा हम बना रहे हैं, प्रत्येक ढांचे को पढ़ाते समय में हमें उचित वातावरण का निर्माण करना जरूरी है, कि उसके माध्यम से विद्यार्थी उसको ज्यादा आसानी से सीख सकता है। चाहे आप ब्लैक बोर्ड पे लिख के ले, चाहे क्रियाओं के माध्यम से आप करवा रहे हैं, जिस किसी भी तरीके से करवाएं, तो पर्टिकुलर वो वातावरण वहां पर होना जरूरी है उसका। फिर उस जो संग्रथन उनको सिखाया जा रहा है, उसका विद्यार्थियों को इतना अभ्यास करवाया जाए, इतना अभ्यास करवाया जाए कि वो एक उसकी क्या कह सकते हैं, उसकी हैबिट बन जाए, उसकी आदत में आ जाए। जैसे कहते हैं ना कि नींद में भी उठा कर पूछ लो कि हाँ तो ये ऐसा है,
वो वाली बात उस स्थिति में आ जाए, जैसे कि हम बच्चों को क्या कहते हैं, वो ये टेबल रटाते हैं ना, पहाड़े लिखवा सिखाते हैं उनको, या रटाते हैं, या कविता सिखाते, कुछ भी करते हैं, उनको नींद में भी बोलो तो वो नींद में भी बोलने लग जाते हैं, इतना उनका अभ्यास हो जाता है ना। तो वो अभ्यास इतना करवाना कि वो किसी भी चीज का, कि वो उसकी एक हैबिट पड़ जाए कि हाँ ये तो ये हो गया, बस कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से उसको अभ्यास करवाना उसका, और प्रत्येक प्रकार के ढांचे का जितना हो सके उतना उसको प्रयोग करने की कोशिश करवाना, उसको सिखाना, कि वो उसको सीख सके, ताकि वो अधिक से अधिक उसका प्रयोग करके संगठन के अंदर उन विभिन्न प्रकार के वाक्यों का या संगठनात्मक जो भी वाक्य हैं, उसके संरचनात्मक जो भी वाक्य हैं, उनका वो प्रयोग करते हुए उसको आसानी से सीख सके। अब हम देखते हैं कि जो वाक्य है, जो ढांचे हैं हमारे, जो हमने पढ़े कि वाक्य ढांचा है, वाक्यांश ढांचा है ना? ये जो वाक्य ढांचे हैं, तो इनको हम सरल से कठिन की ओर कैसे बना सकते हैं? क्योंकि सरल से कठिन की ओर अनुसरण करना ना, एक चीज उसने सीख ली, अब वहां पे देखा कि जैसे कि एक सेंटेंस बना दिया कि रमेश पठति, एक सेंटेंस बनाया, अब उससे थोड़ा सा कठिन सेंटेंस, रमेश नाटकम पठति, ठीक है, फिर उससे और थोड़ा कठिन सेंटेंस कि रमेश अभिज्ञान शाकुंतलम नाम नाटकम पठति। अब जब ने ये तीसरा सेंटेंस बना दिया, फिर इसका पुत्र जो है वो नाटक पढ़ रहा है। इस प्रकार से हम धीरे 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 एक स्टेप उठाते हुए वाक्य को क्या करेंगे, कठिनता की ओर ले जाएंगे। सबसे पहले सरल वाक्य, सरल से थोड़ा सा कठिन, फिर उससे कठिन, उससे कठिन, इस प्रकार से हम उसको कठिनता की ओर ले जाएंगे। तो ढांचों को क्या होता है, धीरे धीरे हम कठिनता को बनाते हैं इसमें। लेकिन इसको देखें तो ये उपागम पुराना है, तो पुराना है, ये नया नहीं है। नया उपागम के रूप में ये चीज नहीं आई हुई है, क्योंकि पहले के समय में जो एक पदांतर विधि के रूप में भी एक विधि आती है, जिसको कि सब्स्टिट्यूशनल विधि भी कहते हैं, और एक आता है हमारा प्रत्यक्ष मेथड, जो आपने पढ़ाई है, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, है ना। तो ये इसका एक संशोधित रूप है, और इसका जो संग्रथन का जो इसका प्रयोग हुआ था, वो सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षण के लिए किया गया था, अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में इसको दूसरी भाषाओं के लिए, स्पेशली संस्कृत भाषा के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा है इसमें। तो इसमें इसकी सबसे मुख्य विशेषता के रूप में अगर हम देखें, तो इसकी विशेषता ये है कि इसमें व्याकरण के नियमों की सैद्धांतिक जानकारी नहीं दी जाती है। बच्चा खुद सीखते सीखते अपना व्याकरण के नियम समझने लग जाता है, उसको व्याकरण के नियम सिखाए नहीं जाते हैं। और दूसरा ये चीज बताई जाती है सिद्धांत के रूप में कि ये केवल वाक्य ढांचे हैं, ये शब्द नहीं होते हैं, इनका चयन बहुत ध्यान से किया जाना चाहिए, संग्रंथनों का चयन स्पेशली बहुत ध्यान से करना चाहिए कि किस स्तर के लिए कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, तो उसके आधार पर उसका चयन होना चाहिए। सिखाने के लिए उचित वातावरण का निर्माण होना जरूरी होता है। मातृभाषा का प्रयोग नहीं के बराबर, जब तक कि अति आवश्यक नहीं हो, मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो वो प्रत्यक्ष मेथड वाली बात आ गई कि आप उसी भाषा में उनको सिखाए सारी चीजें, और वो उसी भाषा में उसको सीखे और समझने का वो उसको प्रयास करेगा। उसका मौखिक अभ्यास उसको निरंतर करवाना उसको, और संग्रंथन जो है उनको पढ़ने और लिखने के तरीके जो होते हैं वो भी भिन्न भिन्न होने चाहिए। एक जैसे तरीके से बार बार हर तरीका एक ही अपना, ये भी जैसा नहीं होना चाहिए, हर तरीके के अलग अलग तरीके से उसके अंदर होना चाहिए। और इसी को अलग अलग संस्थितियों में जब हम इसका प्रयोग करते हैं, तो इसे संग्रथन संस्थिति उपागम भी कहते हैं। संग्रथन संस्थिति उपागम, ये दूसरा नाम है स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच, है ना, ये भी इसको हम कहते हैं। और प्राथमिक स्तर पर जब हम इसको सिखाते हैं, तो इसके लिए जो अलग अलग जो योग्य संस्थिति की जब बात की, योग्य संस्थिति होनी चाहिए, योग्य वातावरण होना चाहिए, उचित वातावरण होना चाहिए। तो जब छोटी क्लास को हम पढ़ाते हैं, तो छोटी क्लास के लिए उचित वातावरण में क्या होता है कि वहां क्लास के अंदर जितनी भी चीजें हैं वहां पर, है ना, उन चीजों का प्रयोग करते हुए, छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, शिक्षक होता है, श्याम पट होता है, चौक होता है, डस्टर होता है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, पंखे हैं, टेबल है, कुर्सियां हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो उन चीजों को, किताबें हैं, बैग है, अपने लिखने की कलम है, हमारे पेन है हमारे पास में, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, उन चीजों को ध्यान में रख करके हुए करते हुए ही संग्रथनों का प्रयोग करते हुए, उचित वातावरण में इन शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको संग्रथन बना करके उनको सिखाना चाहिए। और उच्च स्तर पर जहां बात आती है, तो वहां पर उनके लिए क्या बोलते हैं अपने, ये वार्तालाप, बातचीत करना उनके साथ में, संभाषण के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना उनके साथ में। तो इस प्रकार से हम उनको संगठन उनको सिखा सकते हैं।
अब जब हम संस्कृतियों का अंदर कक्षा के अंदर जब हम निर्माण करते हैं संस्कृतियों का, तो कैसे करते हैं? हाव भाव के द्वारा संस्कृतियों का निर्माण कर सकते हैं। हाव भाव प्रदर्शन करना, किसी भी चीज का खा करके या किसी फूल को देखा, सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, आपने ये दिया। कोई चीज खाई आपने, मस्त है, एकदम मीठा मीठा है, बहुत अच्छा है ना, टेस्टी है, आपने ये चीज कह दिया। आपने, आपको कोई नींद आ रही है, आपने आंख बंद करके इशारा कर दिया कि मुझे नींद आ रही है ना। इस तरह की जब हाव भाव के द्वारा भी हम क्या करते हैं, संस्कृतियों का निर्माण करते हैं। वाक्य संगठन को सिखाने के लिए क्रियाओं के द्वारा हम कर सकते हैं, जहां पर कि हम विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करते हुए उनको सिखाते हैं। लिखना, पानी पीना, घूमना, चलना, कूदना, ये सब क्रियाएं ऐसी हैं कि जब हम उनको करके सिखा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। फिर आता है चित्रों के द्वारा, चित्रों को दिखा करके एतत् चित्रम अयम अश्वः, है ना, अश्वः धावति, ऐसे ऐसे जब चित्रों के माध्यम से हम उसको जब वो वहां संगत कर सकते हैं। रेखा चित्र बना करके कि जहां पर हमें कुछ थोड़ा बहुत कोई पेंटिंग करना आता है, तो हम आड़ी टेढ़ी रेखा खींच करके किसी पक्षी का चित्र बना दिया, अयम मयूरः, अयम कपोतः, है ना, इस प्रकार से हम चित्र बना करके तो वो हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो इस प्रकार से संगठन की ये चीजें होती है, इसके द्वारा भी हम संगठन उनको सिखा सकते हैं। अब इसकी जब बात करते हैं तो इसके गुण क्या है? संगठन उपागम है तो गुण तो होंगे इसके। गुण क्या हो सकते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले मौखिक कार्य पर बल दिया जाता है। दूसरा आता है भाषा से संबंधित इसकी कठिनाइयां तुरंत शीघ्रता से दूर हो जाती है इसकी कठिनाइयां, क्योंकि शिक्षक सामने होता है तो वो कठिनाइयां दूर करेगा ही देगा उसकी। फिर इसका अभ्यास, संग्रंथों का अभ्यास तब तक करवाया जाता है जब तक कि विद्यार्थी का उसके ऊपर पूर्ण अधिकार नहीं हो जाता है। जब तक कि उसको वो बात पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाती है, तब तक उस एक ही चीज का बार 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 अभ्यास करवाया जाता है। और ऐसी जब स्थिति होती है तो वहां पर शिक्षक और छात्र दोनों क्या होंगे? सक्रिय। शिक्षक भी सक्रिय होगा, छात्र भी सक्रिय होगा, तो ये दोनों सक्रिय रहेंगे। और इस प्रकार से भाषा, इसके माध्यम से भाषा के चारों ही कोषों का विकास अच्छी तरह से हो जाता है इसके अंदर। और अगर हम देखें तो इसके अंदर छात्रों को बोलने का अधिक अवसर मिलता है, छात्रों को अधिक अवसर प्रदान किया जाता है। छात्र अधिक से अधिक बोलेंगे तभी तो सीखेंगे संगठन कर के माध्यम से, है ना। तो फिर अ, शिक्षक जो होता है, शिक्षकों के द्वारा बार बार जब कोई चीज उसको बुलाई जाती है, कोई संगठनों का उच्चारण उनको करवाया जाता है, तो विद्यार्थी क्या करते हैं कि पढ़ने या लिखने से पहले उस चीज को सीख लेते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना। बोल के तो पहले सीख लिया उन्होंने, फिर केवल पढ़ना और लिखना ही बाकी रहा उसको। बाकी क्योंकि वो ना देख रहा है ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ, ना वो बोल रहा है, केवल मात्र शिक्षक बोल रहा है, विद्यार्थी उसको दोहरा रहे हैं। अब शिक्षक केवल बोल रहा है कि अहम लिखामी, सब विद्यार्थी बोल रहे हैं अहम लिखामी, अहम पठामी, अहम पठामी, अहम गच्छामी, अहम गच्छामी। अब जब सब विद्यार्थी इसको बोलते, शिक्षक बोल रहा है, विद्यार्थी बोल रहे, शिक्षक बोल रहा है, विद्यार्थियों के दिमाग में वो चीज पहले ही बैठ गई है, जो कि ना तो उन्होंने पढ़ा है ना उन्होंने लिखा है। तो पढ़ने और लिखने से पहले ही वो विद्यार्थी क्या होते हैं, उसको सीख लेते हैं उनको। और इसमें शब्द क्रम भी चलता है कि कौन सा शब्द पहले आएगा, बाद में कौन सा शब्द आएगा। एक भाषा की अपनी विशेषता के अनुसार ये सारी चीजें आ जाती है। फिर इसके अंदर शिक्षण सूत्रों का अनुसरण किया जाता है, इसके अंदर ये बात भी आ जाती है। और अब इसकी जब दोष की बात करें तो दोष के अंदर सबसे पहला कहता है कि ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी, जहां रटने रटाने की बात आती है, ज्ञान की बात आती है, वहां पर छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिए जो क्या था, उपयोगी नहीं होता है। फिर आता है कि इसमें केवल जो तय किए हुए संग्रंथन है वही पढ़ाए जा सकते हैं। हर चीज को संग्रंथन के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा सकता है। हम पर्टिकुलर किसी लकार को सिखाने के लिए, किसी शब्द रूप को सिखाने के लिए, कारक विभक्तियों का प्रयोग सिखाने के लिए, ऐसी छोटी मोटी चीजों को सिखाने के लिए हम संग्रंथन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हर चीज को सिखाने के लिए संग्रंथन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए पर्टिकुलर कुछ सुनिश्चित चीजें ही ऐसी थी कि जिनका हम संग्रंथन कर सकते हैं, तो ये इसका दोष है। फिर जो इसकी पाठ्य पुस्तकें जो है, जो तय की हुई है, किताबें जो कोर्स तय की हुई है, वो हम पूर्ण रूप से इसके माध्यम से नहीं पढ़ा सकते, वो पूर्णता से नहीं पढ़ाई जा सकती है। अच्छा, फिर शिक्षण जो होता है वो यांत्रिक हो जाता है, यंत्रवत हो जाता है। शिक्षक बोल रहा है, छात्र बोल रहे हैं, शिक्षक बोल रहा है, छात्र बोल रहे हैं, शिक्षक बोल रहा है, छात्र बोल रहे हैं, एक ही एक प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है, जैसे मशीन चल रही है ना। तो वो मशीनीवत हो जाता है, यांत्रिकवत हो जाता है और नीरस आ जाती है इस चक्कर में। और इसमें अगर रुचि का कोई केंद्र होता है तो वो भाषा होती है, छात्र नहीं होते हैं रुचि का केंद्र।
छात्र की रुचि बने ना बने, लेकिन भाषा के ऊपर रुचि बनी रहती है कि भाषा सिखाना है इनको, है ना? तो ये रुचि एक भाषा की बनी रहती है, छात्रों के ऊपर नहीं रहती इसके ऊपर ध्यान। तो ये संगठन उपागम मुख्य रूप से होता है। और जब हम इसकी बात करें कि अब प्रत्यक्ष विधि है, तो फिर संगठन की आवश्यकता क्या है? संगठन और प्रत्यक्ष विधि दोनों में कुछ न कुछ समानता है ना? अब इन दोनों की समानता क्या है? तो दोनों में वास्तविक या काल्पनिक संस्कृतियों का निर्माण होता है, जहाँ पर हम उनको एक भाषा को उसी भाषा के माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं। वहाँ पर प्रत्यक्ष विधि में हम सब चीज़ों को उसी भाषा में बोल कर के समझा रहे हैं, उसी भाषा में सिखा रहे हैं, उसी भाषा में पढ़ा रहे हैं। संग्रंथन में हम पर्टिकुलर किसी एक चीज़ एक क्या कह सकते हैं, वस्तु को हम स्पेशली पढ़ा रहे हैं, उसके संग्रंथन से, उसमें छोटे-छोटे वाक्यों के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। फिर आता है कि ये दोनों ही जो विधियाँ हैं, वो क्या कहती है, व्याकरणिक नियमों को समझाने के खिलाफ है। व्याकरणिक विधि नहीं समझानी है, व्याकरण के नियम पहले नहीं समझाने हैं उनको, कुछ नहीं करना है, उनको सीधा उनको बोलना सिखाना है, उनको वाक्य रचना गढ़ना सिखाना है, तो ये सिखाता है। और ये दोनों ही जो हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे वो संग्रथन उपागम हो, ये दोनों ही मातृभाषा का प्रयोग अ, बिल्कुल भी करना नहीं चाहते हैं, पूर्णतः वर्जित मानते हैं कि इस प्रकार का जब भाषा का कोई शिक्षण करवाया जाता है, किसी भाषा विशेष को सिखाने के लिए जब हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर उसी भाषा में प्रयोग होना चाहिए, अन्य भाषा का प्रयोग उसके साथ में नहीं होना चाहिए। ये इसको सिखाते हैं। तो ये हमने संज्ञातन उपागम की बात की। आज हमने ये एक नया उपागम देखा, संज्ञातन उपागम। और ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुँचाने का प्रयास करें आप इसको। और मैंने पहले भी जैसा वीडियो में बताया आपको कि आप ये विधियां जो है, ये बहुत सामान्य विधियां हैं जो कि हर विषयों के लिए काम में आती हैं। तो आप अन्य विषय वाले विद्यार्थियों को भी आप सलाह दे सकते हैं उनको कि आप ये वीडियो देखें मेरे, और उसको समझने की कोशिश करें। और इनके अलावा किसी अन्य विषयों के विद्यार्थी कोई नई विधि भी पढ़ना चाहें, तो सामान्य विधि के अंतर्गत मैं उनको विधियां पढ़ा सकती हूँ, तो वो मुझे कमेंट करके बताएं अगर वो पढ़ना चाहें तो। और आप अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे भी लगेगा कि मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ, आप कुछ कर रहे हैं। और बाकी तो नमस्कार।